मार्च अंत में अप्रैल में कहा था कि ये सेक्टर ऑफ द ईयर रह सकता है और देखिए ये भाग भी रहा है। भसीन साहब स्वागत है। फार्मा स्टॉक्स की बात हो रही थी आपके आने से पहले, बताइए आपके इस समय के फेवरेट्स कौन से हैं और ये जो नतीजे आए हैं कुछ फार्मा कंपनियों के, इस पर भी अगर आपकी राय हो। डिवीज लैब आपको कैसा नजर आया, सिप्ला पर आपकी क्या राय है और शिल्पा मेडिकेयर पर भी राय दीजिए प्लीज। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। हाँ, गुड मॉर्निंग हेमंत, आपको भी और विजेंद्र को और बाकी सबको भी। हाँ बिल्कुल, आप देखिए हेमंत जी के फार्मा इज नाउ ब्लू आइड बॉय और 3 साल का नॉन परफॉर्मेंस 4 महीने में आपने कंप्लीट कर दिया। एक्सेप्शनल रिजल्ट्स फ्रॉम सिप्ला, 25% एबिटा है और मार्जिन इज वे अहेड। और मुझे लगता है सिप्ला की री रेटिंग जो हो रही है वो और चढ़ सकती है। 850 का टारगेट है हमारा। डिवीज इज अ नो ब्रेनर, आपको 2100 से 2200, 2500, 2700 का भाव हो गया है और वो बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इसने कितना गेन किया है। तो मैं अभी भी सोचता हूं हेमंत जी, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे मत जाइए, ट्राई एंड बाय अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। द फार्मा फंड्स आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल एंड दैट इज वेयर योर मनी शुड बी, बिकॉज इवन दो इन द शॉर्ट रन ये काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, they've also moved up quite a bit. So I would not be adventurous enough to say just blindly buy, but मैं इस कारण से कह रहा हूं कि फार्मा फंड लेंगे तो उसमें मिक्स आएगा आपको। डॉक्टर लाल पैथ लैब, इप्का लेबोरेटरी, कैडिला, सन, ये सारों का एक मिक्स आपको शिमरन मिले तो बेटर है रादर देन इंडिविजुअल स्टॉक्स। बट सिप्ला डेफिनेटली रिजल्ट्स आर फार बियॉन्ड व्हाट द मार्केट वाज लुकिंग फॉर। ठीक बात है। अच्छा भसीन साहब, एक सवाल मुझे आपसे और पूछना था। ये सऊदी अरामको के सीईओ के बयान को आपने किस तरह से रीड किया? फार्मा स्टॉक्स तो देखिए ऑल टाइम हाईज लगा ही रहे हैं। रिलायंस के ऊपर अब होप वीकेंड पर और जग गई है जब से सऊदी अरामको के सीईओ कह रहे हैं कि वो निवेश करने के ऊपर इस समय देखिए विचार कर रहे हैं। ये बयान आपको कैसा लगा? और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अब अपना व्यू दीजिए प्लीज। इस हफ्ते के लिए कैसा ये शेयर रह सकता है? क्योंकि अगर ये मजबूत रहा तो देखिए फिर हम 11, 350, 400, 500 की तैयारी करेंगे। और हफ्ते भर का व्यू भी दीजिए, मार्केट पर आपका व्यू क्या है इस हफ्ते के लिए? दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। तो हेमंत, हाँ बिल्कुल, देखो रिलायंस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड सेटर और रिलायंस ने लीड किया। ये इंडेक्स जो 11,000 है उसका सबसे ज्यादा श्रेय रिलायंस को ही आता है। और आपको पता है कि सऊदी अरामको ने डिविडेंड भी दिया है बट उनके रिजल्ट्स काफी वीक थे, उनको गिवन एटमोस्फियर है तो उनको भी पता है कि दे हैव टू कीप अप देयर इन्वेस्टमेंट। और रिलायंस इज अ नो ब्रेक। आई थिंक एक टाइम की बात है, अगले 3 हफ्ते में हो या 3 महीने में, इट्स अ डन डील। I think crude is also proxy के global growth is returning faster than normal. लेकिन हेमंत जी, यहाँ मार्केट के ऊपर मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ, गिवन दैट डॉलर ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और वहां पुल बैक है। और मैं यहाँ कैटेगोरिकली कह सकता हूँ कि गोल्ड, सिल्वर एंड इक्विटीज आर नाउ ऑल 3 हेडेड फॉर अ बाउट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रोक कंसोलिडेशन। तो यहां से मैं डिक्लाइन नहीं रूल आउट करता। I think 11,300, 350 will be selling prices where you should be trying to exit rather than get more adventurous. मार्केट में मोमेंटम जरूर है और मिड कैप्स में स्ट्रेंथ है, बट इंडेक्स पे आई एम नॉट ऑल दैट बुलिश। आई वुड से ये हफ्ता मेरे हिसाब से गोल्ड, सिल्वर और इक्विटीज में करेक्शन आ सकता है। अगस्त, सितंबर, आपको लगता है कि सेल्स प्री कोविड लेवल पे आ जाएगी? और ऐसे में आपका बाटा पे 1272 के प्राइस पे, जब ये स्टॉक पिछले 2 सीरीज में लगभग 1477 से रिट्रेस होके 200 रुपए रिट्रेस होके 1257 के जोन में आया है, आप क्या करेंगे इस पे इस अर्निंग्स के बाद?
तो मैं बाटा की टिप्पणी वीरेंद्र बिल्कुल पिडिलाइट के साथ करूंगा। दे आर बोथ कंजम्पशन स्टॉक और आपको पता है बाटा इज द लार्जेस्ट, उसका जो टर्न अराउंड था बिकॉज इट स्टार्टेड टू कॉन्ट्रैक्टिंग मोस्ट ऑफ इट्स बिजनेस, और आपको पता है रिटेल आउटलेट्स ओपनिंग और ये और मैन पावर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आई है, बट आई थिंक द ब्रांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे आपने पिडिलाइट में भी देखा नंबर्स और स्टॉक का परफॉर्मेंस 1-2 महीने से वीक था, but the pullbacks have started. So market now is building in के reopening and the oncoming आपकी दिवाली में ही अक्टूबर में जल्दी हमारी दिवाली और बाकी फेस्टिवल्स भी होंगे, तो उनको एक एक्सपेक्टेशन है कि पुलबैक बिकॉज ऑफ कंजम्पशन स्पेंडिंग विल बी इवन शार्पर। तो ये पेडिग्री स्टॉक्स हैं और इनमें हमेशा आपको प्रीमियम बन के रहेगा। तो आई थिंक इनमें जो वीकनेस आनी थी वो नंबर से पहले ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, और मैं अभी भी सोचता हूं बाटा जो ब्रांड इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। और आपने देखा आप ही के चैनल पे पिडिलाइट उस दिन काफी रेकमेंड भी हो रहा था कि बाय द फॉल, और वो राइटली शो भी हुआ। आई थिंक बोथ दी स्टॉक्स का आपको सिप करना चाहिए, और जो भी वीकनेस है वो अगले 12-16 हफ्ते में प्राइस्ड इन हो जाएगी। बट अगेन जो मैं रीइटरेट करता हूं कि गिवन द कंजम्पशन स्पेंडिंग बूम विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, आई वुड से ये दोनों आपके पोर्टफोलियो में दोनों होने चाहिए। आप तो आपको कुछ दिनों से लगातार बता रहे हैं। भसीन साहब बताइए, एससीआई पर आपकी राय। अब आरईसी नंबर्स के बाद प्रॉफिट बुक कराएंगे या आपको लगता है और तेजी करनी चाहिए? नहीं हेमंत, बने रहिए। देखिए 11,200 पे मैं ओवरऑल इंडेक्स पे फ्रंटलाइनर्स पे इतना कंफर्टेबल नहीं हूं, लेकिन यहां मैं 5-6 शेयर आपको डिविडेंड यील्ड के बताता हूं। उसमें आरईसी पीएफसी स्टैंड आउट। आरईसी में 8.5% का यील्ड है और पीएफसी में 11% का यील्ड, और ये आपको पता है कंसिस्टेंट यील्ड्स हैं, दे हैव टू पे बैक टू द गवर्नमेंट। इसलिए मैं 4-5 नाम बोलता हूं। आज मेरा टॉपिक इस कारण से ओएनजीसी भी है, जहां क्रूड भी बढ़ रहा है। ओएनजीसी ऑल्सो इज अ डिविडेंड यील्ड स्टॉक ऑफ 6.5%। नई वैली लिग्नाइट इज पेइंग 14.5% यील्ड ऑन डिविडेंड। कोल इंडिया 10%, पीएफसी 11%, एनएमडीसी 6.2%। तो आइसिंग ऑन द केक विल बी के 20% का स्टॉक अपसाइड मिल जाए, बट कैश ऑन हैंड आपको बताता है कि डिविडेंड यील्ड इज वेरी वेरी लुक्रेटिव। तो इन 5-6 शेयरों की बास्केट बनाइए। आरईसी पीएफसी आर टेलिंग यू कि एट अ टाइम जब बॉन्ड यील्ड्स लोएस्ट पे हैं, इनको सबसे ज्यादा मार्जिन एक्रिएशन है, और साथ में पावर इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आप देख रहे हो कि पावर जनरेटर्स डिस्ट्रीब्यूशन रिकवरी प्रोसेस जो स्टॉल हो गया था वो भी बेटर है। तो आई थिंक पीएफसी आरईसी में एज अ स्टॉक भी मुझे 20-25% का अपसाइड दिखता है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, but the dividend yield makes it attractive to buy even right now. कौन सी है आपको, कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लगता है इस स्पेस में से? तो हेमंत जी 3 कंपनियां हैं। आपको पता है बीईएल पे हम बहुत बुलिश थे, 65 से 100 हो गया। आई अगेन रीइटरेट, बीईएल इज अ क्वालिटी स्टॉक, इस जैसी कोई कंपनी नहीं है इंडिया में। और बीईएल, भारत फोर्ज और एलएनटी, अगर आप डिफेंस में बना रहना चाहते हैं, देखिए पहली बात इन्होंने काफी ऑर्डर फ्लो की बात आती है, लेकिन ऑर्डर एक तरह से मटीरियलाइज नहीं करते। बट इन 3 कंपनीज हैव द लायन शेयर ऑफ द बिजनेस। एलएनटी एंड भारत फोर्ज हैव ऑलरेडी सेट अप कैपेसिटीज, और अगर इनमें और मोमेंटम बना तो दे विल बी द वन विच विल गेन। तो तीनों में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, आपको तीनों की बास्केट करनी चाहिए। जैसे आपको कहा मार्केट वॉलेटाइल है, अगले 4-6 हफ्ते में हमें करेक्शन भी दिखता है, तो इस कारण से सिप कीजिए इन तीनों शेयरों में। I think you will be richly rewarded in the next 1 year, and quality stocks, all 3 of them, BEL, Bharat Forge and L&T. बिल्कुल, भारत फोर्ज 26,000 करोड़ रुपए के आसपास का। और अब ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियों ने देखिए अपने जो एजीआर का जो बकाया देना है उसकी प्रोविजनिंग करी हुई है। भसीन साहब, टेलीकॉम कंपनियों पर आपकी राय, आप इस इवेंट को किस तरह से देख रहे हैं और कौन से स्टॉक्स के ऊपर फोकस फिर आज होना चाहिए बैंकिंग स्पेस में भी, ये भी बताइए। हाँ, तो हेमंत देखिए आई थिंक काफी अहम फैक्टर है, और मुझे लगता है कि इस पे टिप्पणी करना मुश्किल है बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज एन एपेक्स कोर्ट, और जो उनकी जजमेंट है वी हैव टू स्टैंड बाय। मुझे लगता है जरूर है कि कुछ ना कुछ ढील थोड़ी सी दी जाएगी, और दोनों पार्टियों को आई थिंक उसकी रजामंदी होगी। उनको टाइम चाहिए, और आइडिया ने आपको बता भी दिया है कि क्या टाइप का स्ट्रेस है एट अ टाइम जब आरपूज आर हिटिंग न्यू हाइज। और मुझे लगता है आइडिया इज ऑल्सो गोइंग टू सी अ शार्प अपटिक इन आरपू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बैंकों में आपने सही किया कि आई थिंक 73% प्रोविजनिंग ऑलरेडी ऑन कोर्स है। तो आपने जो 2 नाम कहे मैं उनमें बहुत बुलिश हूं। एज ए डिस्क्लोजर हम रेकमेंड भी कर चुके हैं, आपके चैनल पे भी हमने 493 494 पे इंडसइंड बैंक कहा था, फेडरल बैंक कहा था 52.5, और आईडीएफसी फर्स्ट ये मेरा मनपसंद स्टॉक है।
मुझे लगता है वैद्यनाथन जी ने इसको इज गोइंग टू टर्न इट इनटू अ 89% रिटेल बैंक फ्रॉम अ 44-45%। तो ये उनका प्रोसेस जारी है, कासा रेशियो सब इंप्रूवमेंट्स हैं। तो आई एम पर्सनली ऑल्सो वी आर वेरी वेरी बुलिश। हमारे क्लाइंट्स के पास ये होल्डिंग है एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट भी है कि आईडीएफसी फर्स्ट एंड इंडसइंड डज वेल। बट हम सोचते हैं अब अगर टाइम बैंक्स का आया ये सितंबर के बाद, आई वुड बी वेरी वेरी कलरफुल ऑन बोथ दीज ऑल दीज 3 स्टॉक्स, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट एंड इंडसइंड बैंक। आज आई थिंक मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, बट आई एम अगेन रीइटरेटिंग के इन तीनों शेयरों में आप शिफ्ट कीजिए 12-16 हफ्ते के लिए और आप निराश नहीं रहेंगे, बिकॉज ये शेयरों में इनहेरेंटली जो अब नेक्स्ट अपटिक आएगा दे विल बी पार्टिसिपेटिंग ऑन द अपसाइड।